हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, मुझे ये जरा बता दो, फिर आगे चलते हैं। अ, सर आपने 1909 का भारत शासन अधिनियम हेडिंग डलवाया था। अच्छा, केवल हेडिंग डलाया था और मैं उसके बारे में समझा रहा था आपको, फिर वो नेटवर्क में दिक्कत हो गई थी कि वो क्या रीजन थे जिनकी वजह से 1909 का जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है वो आया, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आया कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है। तो इसमें मैंने आप देखो, कारण बहुत सारे थे इस समय, तो मैंने आपको बहुत सारे कारण इसमें समझा भी दिए थे। और आ, फिर मैं एक बार उनको फिर से ऐसे ही जल्दी से बता देता हूँ आपको। देखो, एक तो ये था कि जो नेशनल मूवमेंट था वो स्ट्रांग हो गया था इस समय तक, नेशनल कॉन्शियसनेस लोगों में ज्यादा बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि ज्यादा जो इंडियंस थे अब वो शिक्षित हो रहे थे। एक डेटा है मेरे पास, जो कि एक उस समय के पुराने लेटर्स का डेटा है, जो उस समय पुराने पत्र मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो उसमें ये बताया है उसने कि लगभग 12,500 जो लोग थे वो हर वर्ष मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर रहे थे। मैट्रिक माने कि 10वीं की कक्षा की जो परीक्षा है उसे पास कर रहे थे। तो उस समय इन्हीं को शिक्षित माना भी जाता था। जो मैट्रिक कर लेता था वो शिक्षित होता था, क्योंकि उस समय पढ़ाई का लेवल भी वैसा ही था, वो बहुत बहुत मुश्किल थी। तो मैट्रिक कर रहे थे, अब उन लोगों में एक समझ बन रही थी। तो वो एक राष्ट्रीय जो समझ है, नेशनल, एक अंडरस्टैंडिंग, नेशनल कॉन्शियसनेस, राष्ट्रीय चेतना वो लोगों में आ रही थी। एक कारण तो ये था। दूसरा, अंग्रेज जब भारत में आए तो वो ये कहते थे उसके बाद भी कि हम लोग यहाँ इसलिए हैं, भारत को सभ्य बनाने के लिए, सिविलाइज्ड करने के लिए हम लोग यहाँ हैं। और इस बात को उन्होंने प्रूव किया व्हाइट बर्डन थ्योरी में। एक थ्योरी दी थी अंग्रेजों ने, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, श्वेत व्यक्ति के भार का सिद्धांत। इसके हिसाब से ये था कि ईश्वर ने दुनिया को सभ्य बनाने का जो ठेका है वो व्हाइट लोगों को दिया है, और इसी ईश्वरीय आदेश का पालन करने के लिए अंग्रेज भारत में आए हैं। तो इस बात का जो आलोचना है वो हमारे क्रिटिक्स ने की, जो इकोनॉमिक क्रिटिक्स थे, हमारे जो नेता थे जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया उस समय, और ये बताया कि जो ब्रिटिश रूल है, वो कॉलोनियल रूल, वो हमारे फायदे के लिए नहीं है बल्कि वो ब्रिटिशर्स के ही फायदे के लिए है। और बताया कि वो कैसे भारत का शोषण कर रहे हैं। इसमें दादा भाई नौरोजी और रोमेश चंद्र दत्त का दो दो का नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है। दादा भाई नौरोजी ने इसी समय एक किताब भी लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार आई है, पूछी गई है एग्जाम में। और रोमेश चंद्र दत्त ने भी अ, एक किताब लिखी, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें भी उन्होंने कॉलोनियलिज्म को बताया। लोगों को ये पता चला कि कैसे भारत का शोषण किया जा रहा है। उससे पहले लोगों को नहीं पता था, लोग कुछ नहीं जानते थे, लेकिन इस समय ये पता चला। तो फिर लोगों में और जो नेशनल कॉन्शियसनेस है वो मजबूत हो गई। इसके साथ ही लॉर्ड कर्जन वायसराय बन के आए, शायद 1896 में या 7 में। और उनकी जो पॉलिसीज थी वो बहुत रिएक्शनरी पॉलिसीज थी। जैसे नेशनल मूवमेंट को तोड़ने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी एक्ट के नाम से, एक इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के नाम से एक एक्ट बनाया, जिसमें जो बच्चे थे पढ़ने वाले, उनके माँ बाप को ये डिक्लेरेशन देनी पड़ती थी, एफिडेविट देना पड़ता था कि वो किसी, उनका जो बच्चा है वो किसी राष्ट्रीय गतिविधि में शामिल नहीं होगा। तो ये एक उसमें पॉइंट था, देनी पड़ती थी उनको डिक्लेरेशन ये। तो ये सब खराब चीजें थी। फिर एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अभी भी वो है, ओएस से अभी भी है, आप पढ़ते हो शायद उसे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में शक के आधार पर ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। तो जो लिबर्टी है वो कम की जा रही थी, और सबसे बड़ा उनका ब्लडर था बंगाल का विभाजन।
क्योंकि वो नेशनल मूवमेंट को तोड़ना चाहते थे और उनको ये लगता था कि जो बंगाली नेशनल्स हैं वही नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो बंगाली नेशनल्स को या बंगाल का जो कॉन्शियसनेस है उसे कैसे तोड़ा जाए, तो बंगाल का विभाजन कर दिया जाए दो पार्ट्स में। ये एक बहुत बड़ा उनका ब्लेंडर था। तो कह सकते हैं कि रिएक्शनरी जो पॉलिसीज थी करजन की, वो भी इसके लिए जिम्मेदार थे, नेशनल मूवमेंट के और स्ट्रांग होने के लिए जिम्मेदार थे। फिर इसी समय एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट जो था, जिसे हम लोग टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट भी कहते हैं या मिलिटेंट एक्सट्रीमिज्म भी उसे कहते हैं, हालांकि ये सब अलग बातें हैं, लेकिन मिलिटेंट जो एक्सट्रीमिज्म है, जैसे बंदूक और गोली से लोग लड़ रहे थे अंग्रेजों से, और बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन जिसमें उनका क्या नाम था, उनका सूर्य सेन तो बाद में थे, एक दो लोग और थे जिनका नाम था, जैसे मद्रास में जीडी सावरकर और वीडी सावरकर, ये दोनों इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थे। एक और थे महाराष्ट्र में वसुदेव बलवंत फड़के, उनकी लीडरशिप में भी एक जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है वो स्ट्रांग हो रहा था। पंजाब में भगत सिंह के जो चाचा थे अजीत सिंह, उनकी लीडरशिप में वो मूवमेंट स्ट्रांग हो रहा था। और बंगाल में अनुशीलन ग्रुप एक बना था, आ, आ, क्या नाम था उनका, भूपेंद्र नाथ दत्त था और एक का वीएम चटर्जी या कुछ ऐसे करके नाम था, उन्होंने ही बनाया था वो अनुशीलन ग्रुप। तो ये लोग क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के सामने चुनौती पेश कर रहे थे। तो सरकार इसलिए भी दबाव में थी कि कोई सुधार किए जाने चाहिए। फिर इंग्लैंड में इसी समय लिबरल जो पार्टी है वो चुनाव जीत गई और लॉर्ड मिंटो यहां वायसराय बना के भेजे गए। लॉर्ड मॉर्ले वहां पर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बने। ये दोनों ही उदारवादी थे, दोनों ही चाहते थे कि भारत में सुधार किए जाएं, लेकिन ये चाहते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर भी कर दिया जाए, सुधार भी ऐसे हों जिससे फौरी तौर पर हो जाए कि लगे हाँ सरकार भारतीयों के हित के बारे में सोच रही है, लेकिन रियल में कुछ ना हो और नेशनल मूवमेंट ब्रेक भी हो जाए। तो क्या किया जाए इसके लिए? तो इन्होंने एक रास्ता निकाला डिवाइड एंड रूल का, द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ये चल तो रही थी पहले से ही, 1858 के बाद से ही चल रही थी, 1857 के बाद से ही, लेकिन उसे ऑथेंटिकेट इस समय किया गया, लीगली ऑथेंटिकेट कर दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट देके। तो इन्होंने क्या किया कि अब देखो दो तीन वर्ग थे यहां पर, जो एक्सट्रीमिस्ट, कांग्रेस में ही दो वर्ग हो गए थे। कांग्रेस में एक एक वर्ग का मानना तो ये था जो उदारवादी कहते थे, जिन्हें फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दीन शाह वाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये इस दल के लोग थे। एक कांग्रेस में ही एक्सट्रीमिस्ट लोग थे जिनमें बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये लोग थे। ये चाहते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन को तेजी से मजबूत किया जाए और अंग्रेजों से ज्यादा स्वतंत्रता ली जाए, धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, प्रभात फेरियों के माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से। जबकि जो ये उदारवादी दल के लोग थे ये चाहते थे कि ना ऐसा कुछ ना करें, पटिशंस दें, प्रार्थना करें और फिर हो सके तो फिर किसी तरीके का विरोध प्रदर्शित करें, लेकिन हड़ताल वड़ताल के माध्यम से नहीं, बस ऐसे ही आराम से काम चल जाए और कुछ सुधार उन्हें मिल जाए। तो कांग्रेस में ये दो लोगों तरीके के लोग थे। तो जो लिबरल्स थे या मॉडरेट्स थे, इन्हें सरकार अलग करना चाहती थी एक्सट्रीमिस्ट से। तो मॉडरेट्स जो सुधारों की मांग कर रहे थे, इसलिए सरकार ने सोचा कि मॉडरेट्स को सुधार हम लोग देंगे, सुधार करेंगे, जैसे वो मांग कर रहे थे लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटों की और बढ़ाने की। तो क्या किया जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें बढ़ा दी जाएं तो मॉडरेट जो है वो एक्सट्रीमिस्ट से अलग हो जाएंगे, हमारे साथ हो जाएंगे। उधर मुस्लिम्स जो थे वो मांग कर रहे थे, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया था और एक प्रतिनिधि मंडल आगा खान और की लीडरशिप में शिमला में मिला, जो वायसराय थे उनसे, सरकार ने, और उनसे ये कहा उस
उन लोगों ने उनकी मांग ये जायज थी, कोई गलत नहीं थी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन की कॉन्सेप्ट आ रही है देश में, और हमें ये अब पता चल रहा है कि हम माइनॉरिटी में हैं। तो अगर भारत में चुनाव होते हैं तो केवल जो एक ही वर्ग है उसी का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा, और लोकतंत्र ये कहता है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये ब्रिटिश की जो थ्योरी है डेमोक्रेसी की, तो उसके खिलाफ हो जाएगा। तो हमें क्या किया जाए, हमें संरक्षित किया जाए, क्योंकि हम लोग माइनॉरिटी में हैं। माइनॉरिटीज को मतलब संरक्षित किया जाए, और उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दे दिया जाए, जितनी उनकी पॉपुलेशन। अंग्रेजों ने उनसे ये वादा किया कि ठीक है, वायसराय ने ये विशेष तौर पर वादा किया कि न केवल आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, बल्कि आपको आपके तो वो जो रिजर्वेशन का जो वेटेज होगा वो उससे भी ज्यादा होगा, आपकी जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा होगा, लेकिन आपको हमारे साथ रहना है, कांग्रेस का विरोध करना है। इस बात के लिए वो प्रतिनिधिमंडल तैयार था, तैयार हो गया। और सेपरेट इलेक्टोरेट की कॉन्सेप्ट हमें फिर देखने को मिलती है 1909 में। मुस्लिम आबादी से ज्यादा परसेंटेज उन्हें दिया गया। इस बात का कई लोगों ने विरोध भी किया, आगे चलकर विरोध भी हुआ इस चीज का। कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया 1916 में, इसी सेपरेट इलेक्टोरेट की कॉन्सेप्ट को, जब लखनऊ पैक्ट हुआ था। हम ये पढ़ेंगे सब इतिहास में, शाम वाली क्लास में सब होगा, ये विस्तार से होगा। 1916 में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में मिल गए थे। इस बात का कई लोगों ने विरोध किया, उसमें लाला लाजपत राय प्रमुख, सॉरी, मालवीय प्रमुख थे, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय भी उसमें थे, जिन्होंने ये विरोध कर रहे थे इस चीज का। और बाद में फिर इसी वजह से हिंदू महासभा का गठन हुआ 1920-21 में के आसपास, आते आते हरिद्वार में, क्योंकि उनको ये लगा कि सरकार जो है वो मुस्लिमों को ही प्रमोट कर रही है। इस तरीके से भारत में जो सांप्रदायवाद की स्थिति है वो शुरू हुई, कम्युनलिज्म स्टार्ट हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने तो सेपरेट इलेक्टोरेट देके कम्युनलिज्म को या संप्रदायवाद को शुरू किया, ऑथेंटिकेट किया। और यहाँ के जो नेता थे बाद में, चाहे वो मुस्लिम लीग के हों, चाहे वो हिंदू महासभा के हों, इन्होंने उसे आगे बढ़ाने का काम किया, उस सांप्रदायवाद की राजनीति को। कैसे? एक दूसरे का विरोध करके, एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों का नहीं कर रहे थे, अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे दोनों। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि अंग्रेज ही माई बाप है, वही उनको कुछ दे सकते हैं। इसलिए वो कभी भी अंग्रेजों की पॉलिसी का विरोध नहीं करते थे, कभी कभार, इक्का दुक्का, अदरवाइज से सपोर्ट किया उन्होंने। एक दूसरे के विरोध में लगे रहते थे, और इसने नेशनल मूवमेंट को कमजोर किया आगे चल के। और इसी का इन दोनों कारणों का एक रिजल्ट हुआ फिर पाकिस्तान का बन जाना और भारत का बंटवारा। शायद उस समय का जो नेतृत्व था, जो लीडरशिप थी, वो ये समझ नहीं पाई कि वो इसका इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, और इसके परिणाम कितने गहरे और कितने गंभीर होंगे, जो वो समझ ही नहीं पाए। जैसे शायद अभी की भी नेतृत्व नहीं समझ पा रहा है कि जो वो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, कितने गंभीर और कितने गहरे परिणाम होंगे समाज में इस डिवीजन के, वो शायद नहीं जान पा रहे हैं। और शायद उस समय भी यही बात थी, क्योंकि उस समय जो ये दोनों नेता थे, चाहे मुस्लिम लीग के नेता हो चाहे हिंदू महासभा के नेता हो, उनको राजनीतिक पॉलिटिकल रिकॉग्निशन चाहिए था, राजनीतिक रूप से उन्हें मान्यता चाहिए थी। और वो मान्यता तभी होती जब एक दूसरे का विरोध करते। तो उन्होंने केवल विरोध इसलिए किया क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल रिकॉग्निशन चाहिए था लोगों से, या ब्रिटिशर्स से, उस समय की सरकारों से। शायद इस समय भी ये नेता इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको कुर्सी चाहिए, पॉलिटिकल रिकॉग्निशन चाहिए, फिर चाहे समाज भाड़ में जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट्स इट। ये सेम थिंग है जो इस समय है, उस समय भी ये थी, उस समय भी इस तरीके से ही चीजें चल रही थी। हालांकि फिर भी दोनों पक्षों में कुछ लोग शुरुआती समय में तो ऐसे थे जिन्होंने इस कम्युनलिज्म को कंट्रोल करने का प्रयास किया। जैसे हिंदू महासभा में भी कुछ लोग थे, लाला लाजपत राय, एम आर जयकर, ये कुछ बहुत अच्छे लोग थे जो
जिन्होंने कम्युनलिज्म को सामान्य करने का काम किया। मुस्लिम लीग में भी थे, जैसे शुरुआत में तो जिन्ना, और उन्हीं के साथ में अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। फजलुल हक, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो शुरुआत में मौलाना आजाद भी खैर पहले तो उसमें थे, मुस्लिम लीग में थे, लेकिन फिर बाद में आ गए थे, कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी, और कांग्रेस तो कर ही रही थी। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने समय के एक बहुत शानदार लीडरशिप में से एक थी, जिन्होंने कम्युनल हार्मोनी का काम किया। या फिर गांधी, वो तो हमेशा कम्युनल हार्मोनी की ही बात करते थे। तो एक ऐसी शक्ति भी थी, एक ऐसी पावर भी थी, जो कम्युनल हार्मोनी की बात कर रही थी और लगातार नेशनल मूवमेंट को आगे लेके चल रही थी अंग्रेजों के विरोध में। और एक वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जो लगातार उस नेशनल मूवमेंट को कमजोर करके और अपने जो व्यक्तिगत हित है उन्हें पूरा करने में लगे हुए थे। जैसे कि अभी भी कुछ लोग हैं अपने व्यक्तिगत हितों के पीछे, वो सामाजिक सद्भाव को तोड़ रहे हैं, उसको वो नहीं चाहते वो आगे चले। खैर उन्हें पता ही नहीं है, चलिए खैर। तो ये सब रीजन थे। इन सब रीजन के वजह से 1909 के जो एक्ट है, आपको वो देखने को मिलेगा। 1909 के एक्ट में एक उसका प्रोविजन जो मैं अभी लिखवाऊंगा आपको, वो सब इसी बैकग्राउंड की देन है। आपको एक एक प्रोविजन समझ में आ जाएगा। तो अगले पॉइंट में लिखना। देखो, मैं ये सब लिखवाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि ये सब हिस्ट्री का पोर्शन है। मैं केवल प्रोविजंस पे आऊंगा, ये सब नहीं लिखवाऊंगा कि बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि इसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। ठीक है, क्लियर है? ये सब पढ़ाऊंगा आपको। हाँ, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं इसमें। मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ 1909। मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट 1909, 1909 के अधिनियम के 1909 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। ठीक है, पहला लिखना है इसमें। केंद्रीय विधान परिषद के केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। ठीक है, अंग्रेजी अंग्रेजी में लिखिए। द नंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली increased increased from 16 to 60। 16 से 60 हो गई, फ्रॉम 16 to 60। ठीक है, अब देखो यही मांग थी, मॉडरेट्स की यही मांग थी। वो कहते थे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन आप बढ़ाइए भारतीयों का कानून बनाने में। तो केंद्रीय विधान परिषद में उन्होंने ये संख्या बढ़ा दी, लेकिन बड़ी चालाकी से जो ऑफिशियल लोग थे, यानी जो इसमें सरकारी अधिकारी थे, उन्हीं का बहुमत रखा। तो कंटिन्यूएशन में या ब्रैकेट में लिखिए, परंतु परंतु सरकारी परंतु सरकारी सदस्य परंतु सरकारी सदस्यों का बहुमत बनाए रखा गया। परंतु सरकारी सदस्यों का बहुमत बनाए रखा गया। बट देयर वॉज द मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, हाँ, लेकिन जो प्रोविंस में जो नंबर बढ़ाए गए, प्रोविंसेस में भी नंबर बढ़ाए गए, यानी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, प्रांतों की जो विधायिका थी, उसमें भी नंबर बढ़ा दिए गए थे, उसमें भी संख्या बढ़ा दी गई थी।
लेकिन उसमें जरूर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी मेजोरिटी हो गई, यानी गैर सरकारी सदस्यों की मेजोरिटी हो गई। अब यहाँ गैर सरकारी सदस्यों का मतलब ये है कि यहाँ भारतीय भी हो सकते थे, जरूरी नहीं था कि होंगे ही, हो सकते थे, क्योंकि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन होंगे, भारतीय ही होंगे या एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग होंगे, है ना। तो वहां पर जो बहुमत था या मेजोरिटी थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहां नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की रखी गई, उसमें भारतीय भी हो सकते हैं। तो आप अगले पॉइंट में लिखना, प्रांतीय विधायिकाओं में भी, प्रांतीय विधायिकाओं में भी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई इन प्रोविंशियल असेंबली, इन प्रोविंशियल असेंबली टू द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज, द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज, परंतु परंतु यहां गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया है, परंतु यहां गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया है। बट हियर बट हियर देयर वॉज मेजोरिटी ऑफ, but here there was majority of non-official members। ठीक है, नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से। तो ये तो नंबर बढ़ा दिए गए। अच्छा, एक मॉडरेट की और मांग थी, 1892 का हमने आज देखा, उसमें बजट के ऊपर क्वेश्चन पूछने का राइट मिल गया था, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। ये आया है एग्जाम में, याद रखना। कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का राइट 1909 के एक्ट से दे दिया गया। अब जो सदस्य थे वो अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। अनुपूरक प्रश्न माने कि सरकार ने कोई उत्तर दे दिया लिखित में, तो पहले उसका लिखित में जब उत्तर आ गया तो फिर उसमें से आप सवाल के सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन 1909 के एक्ट में ये कहा गया कि आप लिखित उत्तर पर भी सवाल पूछ सकते हैं। उसमें कुछ समय सीमा निर्धारित की गई थी, शायद 6 या 7 दिन, जैसा मुझे याद आ रहा है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का राइट दे दिया गया था। तो लिखिए कंटिन्यूएशन में, अगले पॉइंट से लिखना, प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायिकाओं में, प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायिकाओं में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया इन प्रोविंशियल एंड, इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली the right to ask complimentary question, the right to ask complimentary question was given। ठीक है, नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से। देखो, अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट भारत में कार्यकारी संस्था थी, एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन था, वो गवर्नर जनरल की या वायस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, हमें पता है ये, वही सारे कार्यकारी निर्णय लेती थी। उसमें किसी भी तरीके से भारतीयों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था अब तक भी। लेजिस्लेटिव में तो था, आ गया था, एग्जीक्यूटिव में नहीं आया था। इस अधिनियम से
ये प्रावधान किया गया कि अगर गवर्नर जनरल चाहे तो वो किसी भारतीय को अपनी कार्यकारी परिषद में ले सकता है। और इसीलिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर लिया गया। और एज ए लॉ मेंबर ये पहले व्यक्ति भी थे जो भारत में गवर्नर बने थे, बिहार के गवर्नर बने थे। ब्रिटिश भारत में पहले व्यक्ति जो गवर्नर के पद तक पहुंचे। तो लिखिए कंटिन्यूएशन में, गवर्नर की कार्यकारी परिषद, सॉरी, वॉयसरॉय की कार्यकारी परिषद में, वॉयसरॉय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को लिए जाने का प्रावधान भी किया गया। किसी भारतीय को लिए जाने का प्रावधान भी किया गया। देयर वॉज अ प्रोविजन देयर वॉज अ प्रोविजन that Indian can be a member of any Indian, Indian लिखिए, Indian can be a member of Executive Council of Viceroy, Executive Council of Viceroy, इसी क्रम में सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was appointed in the Executive Council of Viceroy। ठीक है, अच्छा, ये विधि सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। तो ये पहले भारतीय भी थे जो लॉ मेंबर बने। ही वॉज फर्स्ट इंडियन। कंटिन्यूएशन में लिखना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए। विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा appointed as law member, appointed as the law member in Executive Council। ठीक है, अतः ये प्रथम भारतीय थे जो कि विधि सदस्य बने, सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन who became the law member, इसको भी लिख लो यहीं पर नोट करके लिखो एक पॉइंट और। ब्रिटिश भारत में गवर्नर के पद तक पहुंचने वाले
ब्रिटिश भारत में गवर्नर के पद तक पहुंचने वाले वे प्रथम भारतीय भी थे। वे प्रथम भारतीय भी थे। he was also he was also the first member who was appointed as governor in British India, who was appointed as governor in British India। ब्रैकेट में लिख लेना बिहार, बिहार के गवर्नर बने। ठीक है, गवर्नर के बाद क्या बताया है जी, एज गवर्नर के बाद? एज गवर्नर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऐसा कुछ होगा, अब मुझे याद नहीं है। अब मुझे ध्यान नहीं, मैंने शब्द क्या बोला था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया होगा वैसे। यहां तक क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट पे। तो देखो ये सुधार हो गया ना, मॉडरेट को अलग कर दिया, क्योंकि मॉडरेटर यही चाहते थे कि भारतीय भी शामिल हो, विधायिकाओं का विकास हो जाए, विधायिकाएं बढ़ जाएं, विधायिकाओं में मेंबर्स की संख्या बढ़ जाए, तो इन्होंने वो सब दिया। नेक्स्ट, अब मुस्लिम्स की मांग थी, उसे पूरा करेंगे, तो अगले पॉइंट में लिखना 1909 के अधिनियम से 1909 के अधिनियम से भारत में मुस्लिमों को भारत में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किए गए। About this act, by this act, separate electorate was given to Muslims in India, जिसके अंतर्गत मुस्लिम प्रतिनिधि को केवल मुस्लिम ही चुन सकते थे, केवल मुस्लिम ही चुन सकते थे। अंडर इट a Muslim representative only can be elected by Muslims, अब ये बड़ा खराब था, क्योंकि इसने क्या किया, इसने कम्युनिटी को बांट दिया, मुस्लिम कम्युनिटी को बाकी कम्युनिटी से अलग कर दिया, क्योंकि अब बाकी लोग उसे वोट नहीं दे सकते हैं मुस्लिम को। क्यों नहीं दे सकते हैं ये नहीं पता, लेकिन दे नहीं सकते हैं। तो यहां से कम्युनलिज्म की जो शुरुआत है वैधानिक तौर पर लीगली वो हो गई। संप्रदायवाद की शुरुआत उसे यहीं से एक्सेप्ट कर लिया गया, लीगली एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि एक एक्ट में दिया गया ये प्रावधान। भारत में हिंदू और मुस्लिम दो कम्युनिटी हैं, और जो वो ऐसी कम्युनिटी हैं जो एक नहीं हो सकती हैं, ये इस एक्ट ने कहा। क्योंकि वो एक नहीं हो सकती हैं, इसलिए मुस्लिम केवल मुस्लिम को वोट करेगा, मुस्लिम हिंदू को वोट नहीं कर सकता है, ना ही हिंदू मुस्लिम को वोट कर सकता है, क्योंकि वो दो अलग कम्युनिटी। दैट वाज द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम।
ठीक है, लिखिए इसे कंटिन्यूएशन में। इस प्रकार इस व्यवस्था से भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। सो बाय दिस सिस्टम the communal representation was started in India। यह पहला वैधानिक दस्तावेज था जिसने भारत में संप्रदायवाद को मान्यता प्रदान की। इट वॉज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट, who gave authentication to communalism in India। यहीं से संप्रदायवाद की राजनीति की शुरुआत हुई। एंड फ्रॉम हियर द पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनलिज्म वाज स्टार्टेड, जो आज भी आप देख सकते हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनलिज्म वाज स्टार्टेड, है ना। ये अंग्रेजों की देन है इसलिए। और सबसे खराब बात तो ये है कि हम आज तक इसे ढो नहीं रहे हैं। ये बीज था जो अंग्रेजों ने बोया, अब वो पूरा पेड़ बन गया है। हम आज भी उसे पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। खूब खाद पानी लगाते हैं हमारे नेता रोज, और सोशल मीडिया खूब खाद पानी लगाने का काम करती है उसमें डेली। क्यों? क्योंकि उस पेड़ पर ही जो वृक्ष लगेगा ना, उसी से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। उन लोगों की पॉलिटिकल एम्बिशंस उन लोगों की इसी से पूरी होंगी, और किसी से नहीं होंगी। वो ऐसा समझते हैं, क्योंकि बाकी रास्ते सब बड़े मुश्किल हैं। लोगों को विकास करके दिखाना और फिर वोट मांगना, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि विकास आसानी से नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। शॉर्टकट क्या है? तो यही करिए जो अंग्रेजों ने किया। दैट वाज द इजीएस्ट वे। हिंदू को कहिए तुम मुसलमान के जैसे नहीं हो सकते, और मुसलमान को कहिए तुम हिंदू के साथ नहीं रह सकते हो। दोनों अलग अलग बातें हैं। बस अंतर केवल इतना है कि कोई मंदिर में घंटा बजा लेता है, कोई मस्जिद में अजान लगा लेता है, इसके अलावा और कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये इतना अंतर बड़ा है कि शायद इसको पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, बल्कि वो और इसको वाइड कर रहे हैं। नहीं तो शायद ये अंतर पढ़े लिखे लोगों को तो समझ में आ जाना चाहिए। ये कुछ अंतर नहीं है, तो क्या ही फर्क पड़ता है कोई कहाँ जाके क्या कर रहा है, मंदिर में है या मस्जिद में। लेकिन पढ़े लिखे लोग फील्ड हैं, जिनके पास समाज को आगे चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो मैं समझता हूँ बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर ही है। क्योंकि उन्होंने सोसाइटी के रिसोर्सेज को लेकर, सोसाइटी के रिसोर्सेज के आधार पर एजुकेशन ले ली, शिक्षित हो गए,
लेकिन उसके बदले में क्या दे रहे हैं? यही कूड़ा, यही संप्रदायवाद। तो दैट इज बोगस, बिल्कुल खराब चीज है। इसका मतलब वो अपने फर्ज को पूरा कर ही नहीं रहे, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही नहीं है, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं समझते हैं। खैर, दैट वाज द इशू, और इसलिए हम आज तक लेके चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये कम होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। लोग उन सच्चाइयों को समझेंगे, बेसिक ट्रुथ पता चलेगी, क्योंकि सच्चाई बहुत दिन तक छिपी नहीं रह सकती है। ये वैसे ही है जैसे हीरा लाखों टन कोयले के नीचे दबा होता है, लेकिन एक दिन निकल के बाहर जरूर आता है। वैसे सच्चाई भी है, एक दिन बाहर जरूर आती है, चाहे जो हो जाए। सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद का बहुत बढ़िया वाक्य है और यथा सिद्ध है। तो मैं समझता हूँ कि एक दिन होगा, लेकिन शायद हमारे सामने हो, इसमें संदेह है। चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिखते हैं, देखते हैं। तो ये कॉमनलिज्म की यहां से शुरुआत हुई। नेक्स्ट अगले पॉइंट में, इससे पहले एक छोटी सी बात समझना। अंग्रेज देखो ये चाहते थे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे के कि एक ऐसा वर्ग बन जाएगा मुस्लिम्स का जो अंग्रेजों को सपोर्ट करेगा लगातार, कभी उनका विरोध नहीं करेगा, बल्कि कांग्रेस के अगेंस्ट में या राष्ट्रीय आंदोलन के अगेंस्ट में वो अंग्रेजों का साथ देंगे, ऐसा वो सोचते थे। और ये हुआ भी, कुछ समय के लिए हुआ भी। फिर उसके बाद वो भारतीय जो उच्च वर्ग था समाज का, जैसे जमींदार वर्ग या बड़े व्यापारी वर्ग, उसको भी वो अलग क्लास बनाना चाहते थे, जिससे ये क्लास इनको अधिकार दे दिया जाए, ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स दे दिए जाएं, और ये पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त करके सरकार के साथ हो जाएंगे। जैसे अभी आप देखते हो कि सरकारें क्या करती हैं, कुछ जातियों को वो कुछ ज्यादा अधिकार दे देती हैं, राजनीतिक अधिकार दे देती हैं, बड़े बड़े जो पद हैं सरकार में वो कुछ जातियों के लोगों को दे दिए जाते हैं, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है खूब। और इसके पीछे सरकार की सोच ये होती है कि इस पर्टिकुलर जाति के लोग केवल उन्हें ही वोट करेंगे, उनके पक्ष में रहेंगे, चाहे सरकार गलत करती रहे वो तब भी उनके पक्ष में रहेंगे। दैट इज फैक्शनलिज्म। इसे वर्गीयतावाद कहते हैं। ये वर्गीयतावाद की राजनीति है। इसकी भी शुरुआत हुई इसी समय से। अंग्रेजों ने सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को भी दिया, इसके साथ साथ उन्होंने जमींदारों को भी दिया। जमींदारों को अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, जो बड़े व्यापारी थे उनको भी अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। और इस तरीके से ये भी वो वर्ग के रूप में कन्वर्ट हुआ जो हमेशा अंग्रेजों को सपोर्ट करता था। और ऑब्जेक्टिव इस सब के पीछे यही था कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जाए, जिससे लोग नेशनल मूवमेंट के साथ नहीं जुड़ेंगे, नेशनल मूवमेंट धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। तो कंटिन्यूएशन में लिखना अगले पॉइंट में, इस अधिनियम ने पृथक प्रतिनिधित्व जमींदारों जमींदारों एवं बड़े व्यापारियों को भी प्रदान किया। जमींदारों एवं बड़े व्यापारियों को भी प्रदान किया। दिस एक्ट ऑल्सो गिवन separate electorate to landholders and large traders। इसका उद्देश्य भी
इन वर्गों की सहानुभूति प्राप्त करना, इन वर्गों की सहानुभूति प्राप्त करना। एंड ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव of it was to get support of these classes too, to get support these classes too, जिससे कि मजबूत होता राष्ट्रीय आंदोलन, जिससे कि मजबूत होता राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर किया जा सके, राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर किया जा सके। इन सच अ मैनर that national movement can be weakened, ठीक है। ये प्रोविजंस थे 1909 के एक्ट के जो कंप्लीट हुए। ये बताओ, इसमें कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए यहाँ तक जो मैंने समझाया है। अगर इसमें कोई आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अगला फिर एक्ट है हमारा 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। इसे लेकिन कल करेंगे, आज यहीं तक रखेंगे। कोई क्वेरी है आपकी तो आप पूछ लीजिए 1909 में से। क्लियर है सबको? जी सर। चलिए ठीक है, फिर यहाँ तक रखते हैं। इसके क्वेश्चन आप देख लेना, लगा लेना, ठीक है। चलिए फिर यहाँ तक रखते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू।